और आप देख सकते हैं कि प्लांट अ ट्री ये कैंपेन है जी हमारी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को इसकी अशद ज़रूरत है। वैसे तो पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है। आप अक्सर लोगों से जब बात करते होंगे जो अपने सब्र का फल पाना चाहते हैं या अपनी मेहनत का फल पाना चाहते हैं, तो कहा जाता है जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अगर आपने नेक नियति के साथ अच्छा काम किया है तो यकीनन आपको उसका फल और समर मिलेगा। लेकिन अगर हम दौरे हाजिर की बात करें, इन द प्रेजेंट टाइम्स वी नीड सेल्फलेस, अनकंडीशनली लविंग एंड कंपैशनेट पीपल, जो दो दरख्त लगाएं उसके साए में बैठने की आरजू भी ना करें, उसका फल खाने की आरजू भी ना करें। ये दरअसल एक जापानीज सेइंग है जिसमें कहा जाता है कि वी हैव टू हैव दैट कंपैशन फॉर आवर सोसाइटी। और जहाँ हम इतनी सारी नेकियां कर रहे हैं, हम सदका जारिया की बात कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लोगों के दर्द को दूर कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप जब एक दरख्त लगाते हैं, आप माहौलियात के लिए कितना बड़ा एक कदम उठाते हैं। आपके टेम्परेचर्स बेहतर रहेंगे। फिर इसके अलावा कहा जाता है कि जो एक दरख्त, उससे खाने वाला हर चरिंद परिंद, कोई एक छोटा सा हशरातुल अर्ज़ भी जो उसके अंदर घर बनाता है, आपकी नेकियों का सामान बनता है। अगर ये दरख्त या ये लगाया हुआ पौधा आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदगी रखता है, तो जब तक वो दूसरों को साया दे रहा है, जब तक उसके समरात या उससे किसी भी तरह इंसानियत या लोग या कोई भी चरिंद परिंद फैज़ हासिल कर रहे हैं, ये आपकी नेकियों में लिखा जा रहा है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि इस रमज़ान में ख़ास तौर पे, क्योंकि आप भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो एक सायादार दरख्त लगाएं और उसकी देखभाल करें। अगर हम में से हर इंसान एक खूबसूरत सा दरख्त लगा दे तो सब्ज़ा कई गुना बढ़ सकता है। हम क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ गोइंग टू बी योर पार्ट इन प्लेइंग अ रोल इन क्लाइमेट एक्शन। सो इसी दरख्वास्त के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लार्जर इशू ऑफ वेलनेस से भी रिलेट करता है। डॉक्टर अनम अखाई हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वेलनॉक्स की बुनियाद रखी है, विच इज़ अ वेलनेस कंपनी। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं हदीका। हदीका को मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, बड़ी मुस्तनद बातें करती हैं। ख़ास तौर पे शी इज़ देयर एज अ पब्लिक स्पीकर एंड अ करियर कोच, हदीका सिद्दीकी। मुझे बताएं हदीका के जब हम छोटे बच्चों से बात करते हैं, उनके यहाँ तो कोई दो राय नहीं है, दे रियलाइज़ कि यार प्लांटिंग अ ट्री इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। हर स्कूल में इस तरह की ड्राइव्स की जाती हैं। बड़े होके हमें क्या हो जाता है, व्हाई डू वी स्टॉप अप्रिशिएटिंग द ग्रीनरी? जैसे मैंने मैम बहुत दफ़ा पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गई है। आपने अभी बात की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड, और आपने बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ को हाईलाइट किया और इस चीज़ को वाजे किया कि जब हम कोई प्लांट लगा रहे हैं, कोई सीड बो रहे हैं, तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि ये नहीं कि बड़े होके इसका फल हम खाएंगे। इट इज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। जब हम जनरेशनल इम्पैक्ट के बारे में सोचना ख़त्म कर देते हैं और सेल्फिशनेस यानी फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए, मैंने अभी मेहनत की, अभी मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए, ये वाली अप्रोच को लेना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली जो हम एक बड़े इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कल्टीवेट स्मॉलर लेवल पे तो हो रही है, लेकिन आगे जाके क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी सोसाइटी उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रही है। अच्छा, मैं बताऊं, बल्कि तुम्हारी बात से मुझे याद आ रहा है, हमारे मीडिया के बहुत अच्छे कॉलीग एंड फ्रेंड शहजाद नवाज़, वो कराची शहर से मूव हो गए लाहौर। और जब मैंने उनसे पूछा कि जाने की वजह क्या थी, तो कहने लगे शहर हमेशा उस ऐसे शहर का इंतखाब करना चाहिए जहाँ बूटा और पेड़ जो फल फ्रूट हैं वो खुश हों। और वाकई आप लाहौर जाते हैं, अगर ख़ास तौर पे आप कराची से वहाँ पे जाएं, तो आपको सब्ज़ा नज़र आता है, आपको तरह तरह के दरख्त नज़र आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कराची में ऐसा नहीं था। एक ज़माने में कहा जाता है बैक इन द 60s एंड द 50s कराची एक हेवन था फॉर बर्ड वॉचर्स। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के आपको दरख्त मिलते थे जिसमें गुलमोहर शामिल है, नीम ट्री। आपने यकीनन अपनी निसाब की किताब में एल्सा काजी की पोम भी पढ़ी होगी। तो यहाँ का सब्ज़ा उसकी एक अलग ही बात थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम हम इसको खोते चले जा रहे हैं। वेलनेस से भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कहा जाता है जब आप दरख्तों को देखते हैं तो ये एक इशारा होता है कि यू आर हीलिंग। कोई भी अगर आपका ट्रॉमा है, कोई भी तकलीफ़ ज़िंदगी में रही है, किसी सदमे से आप गुजरें, जब आप दरख्तों को नोटिस करना शुरू करेंगे, यू आर एक्चुअली हीलिंग। क्या कहेंगे डॉक्टर अनम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। वेलनॉक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसका आगाज़ हमने लास्ट ईयर किया था 2024 अप्रैल में। एक डिफरेंट वर्ड है, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। इट मीन्स नो बैरियर्स टू वेलनेस। और इसका जो हमने एक नाम में या इसके जो एथॉस है वो ये है कि जो W है वेलनॉक्स का, उसके हर पिलर का हमने सोच कर एक मतलब डिज़ाइन किया ताकि उस स्ट्रैटेजी के साथ हम इस एंटिटी को आगे लेकर जाएं, जिसमें होलिस्टिक वेलबीइंग,
इनोवेटिव एक्सीलेंस एंड एम्पावरिंग लाइव्स। How और अगर इन तीनों को हम मिलाएं तो बेसिकली इस एंटिटी को का आगाज़ करने का मकसद यही था कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उनके हाथ में ये ताकत दी जाए कि वो ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और उनको चूज़ करें जो प्रोएक्टिवली बिल्कुल सही उनकी हेल्प कर मेरे ख्याल सकें। में प्रोडक्ट्स के अलावा भी वेलनेस कॉन्वर्सेशंस आर एन एसेंशियल Exactly. और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि हमने ना इसको क्लासिफाई कर दिया। हम समझते हैं कि ये शायद साइंस एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही सिर्फ इस पर बात कर सकते हैं। अगर हम दीन इस्लाम की तरफ देखें विच इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, आपको बारहा ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें जहनी सुकून की, माशरत की, और अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए, हर चीज़ की अहमियत बयान की गई है। मैं आज जब ये प्लांट अ ट्री ड्राइव चल रही थी तो मुझे मेरे जहन में फ़ौरन वो दरख्त आया जो रियाजुल जन्ना में होता था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठे मुबारक उस पे रेस्ट करके सरमन दिया करते थे। तो जब तौसी की बात हुई मस्जिद नबवी की और उसको उस दरख्त को काटने का इरादा किया गया तो वो ज़ारो क़तार रोने लगा, सिर्फ इस ख्याल से कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हो जाएगा, और तभी उसको जन्नत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होने की बशारत दी गई। और जिस जगह पे वो प्लांट किया जाता है उसको रियाजुल जन्ना हम कहते हैं, यानी जन्नत का एक टुकड़ा। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई और हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़िया जी। आप दोनों को भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। ज़ुहैर भाई क्या कहेंगे, यानी एक दरख्त भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी उसको ख्याल ही आता है कि मैं तो दूर हो जाऊँगा, तो हमारी निस्बत तो हमें भी तभी मेरे ख्याल में एक ऑक्सीजन मिलती है दुरूद पाक पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात कही कि एक दरख्त जो कि है तो जानदार लेकिन अक्ल शऊर नहीं रखता, उसके बावजूद वो सरकार खतीब मरतबत की मारिफत रखता है और उनकी उस रहमतों से मुस्तफ़ीज़ हुआ है जिसकी वजह से उनकी जुदाई को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरख्त लगाने पर एक बात आपसे कहूँ, आपने भी बड़ी बातें की और वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं कि उसका फल, उसका साया, क्लाइमेट पर असरानंदाज होता है दरख्त, ये शजरकारी इंसानियत की भलाई के लिए ये चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एक वाक़या आपके खिदमत में पेश करूँगा ताकि दरख्त की अज़मत और उसकी ग्रीनरी की अज़मत शायद वाज़ेह हो जाए जी। सरकार खतमी मरतबा जब मक्के से मदीने आ रहे थे हिजरत करके, तो रास्ते में उनकी वालदा की कब्र पड़ी बीबी आमना की, तो वहाँ आप रुके और आपने वहाँ पर सब्ज़ टहनियाँ उस कब्र पे रखी। अच्छा। और पूछा कि ये आपने क्यों रखी? कहा जब तक ये सब्ज़ रहेंगी कब्र पे अगर आप कोई टहनी रखें तो कब्र वाला अमन में रहेगा, उस पर किसी किस्म की मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, अज़ाब नहीं नाज़िल होगा। तो जो दरख्त मरने के बाद भी इंसान को उसकी सब्ज़ा फ़ायदा दे सकता है, वो ज़िंदा इंसानों को कितना नहीं फ़ायदा दे रहा होगा। अगर इस अज़मत को हम नोट कर लें और मौजूदा दौर में जो क्लाइमेट हमारा, खुसूसन कराची का क्लाइमेट जो जा रहा है एक मनफी रुख की जानिब, इसको हम समझ लें तो हमें, मेरा ख्याल है कि रोज़ाना कम से कम नहीं तो 50,000 दरख्त कराची शहर में रोज़ाना लगाने चाहिए। मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ अंदाज में, घरों के आगे छोटी जो कैरी होती है जिसे अब घरों की ग्रीन बेल्ट कहते हैं उसमें, और सड़कों पर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची एक लावारिस शहर है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है। अच्छा, इसी से मेरे जहन में एक और एनालॉजी आ रही है, ना सिर्फ क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड लेकिन ह्यूमन रेजिलियंस के हवाले से। क्या आपको पता है कि एक वीरान गुंजान जगह हो जहाँ पे एक जंगल समझ लीजिए, अर्बन बेल्ट समझ लीजिए, मैंग्रोव हो, और वहाँ पे एक दरख्त उगाया जाए और उसी किस्म का दरख्त यानी उसी स्पीशी का दरख्त आप अपने घर के लॉन में सजाएं, आप ये देखेंगे, और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जो वाइल्ड साइड पे यानी खुद रो एक दरख्त अपनी सींच खुद कर रहा होता है, उसकी जड़ें कई ज़्यादा गहरी और दूर तक फैली हुई होती हैं। इसकी वजह यह है कि उसको अब मेहनत करनी पड़ती है, उसको रोज़ाना कोई आके पानी नहीं दे रहा, उसकी कोशिश होती है कि भाई आज पानी मिला है तो मैं अपने सर्वाइवल की जंग लड़ूं। ये एक इतना अच्छा एक एनालॉजी है क्योंकि हम जितने पैम्पर्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जितना हम सहल पसंद हो जाते हैं, जितने अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उतनी ही हमारी सलाहियतें भी कम हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला जब आप पे मुसीबत और आजमाइश भेजता है तो इसका एक मकसद आपको स्ट्रॉन्ग करना भी होता है। इरम जी, मैं चाहूँगी कि ये बात और ये पहलू अगर आप इस अपने बयान में लेके आएँ। बहुत सिद्रा, तुमने ये प्यारी बात कही है, और अगर मैं इस बात को बच्चों से रिलेट कर दूँ ना तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत मुकम्मल हो जाएगी
कि देखो तुमने कहा कि लॉन में एक दरख्त लगाया, रोज़ पानी दिया, लेकिन वो इतना मुस्तहकम नहीं हो पा रहा जो एक वाइल्ड एरिया में लगे कि वो खुद जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी तरह हम अपने बच्चों को सर्कस के शेर बना देते हैं जो शिकार करना भूल जाते हैं। फिर उन बच्चों को किसी चीज़ की अहमियत नहीं रहती, उन्हें हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। उनका दायरा हमने इतना छोटा कर दिया है कि वो समझ रहे हैं इसके बाहर कोई ज़िंदगी नहीं है। अब जिन दरख्तों की हम बात कर रहे हैं, देखो ये दरख्त मोहब्बत के हों, ख़याल के हों, अपनाइयत के हों, चाहत के हों, परवरिश के हों, ये हमारे बुज़ुर्ग लगाते हैं, ये माँ बाप लगाते हैं। लेकिन आज की नस्ल का ये कुछ अलमिया बनता जा रहा है, अगर मैं कुछ यूँ कहूँ कि छाँव में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं धूप की नज़र हुए पेड़ लगाने वाले। वो ये बात रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमको इतनी छाँव देने वाले कितनी कड़ी धूप से गुजरे। तो अपने बच्चों को सर्कस का शेर ना बनाइए, लॉन का वो खूबसूरत डेकोरेशन और डेकोरेटिव ट्री ना बनाइए, उनको आगे निकालिए, उनको वो गर्मी सहने दीजिए, उनको वो सख्तियाँ सहने दीजिए ताकि उनकी जड़ें इतनी मजबूत हों। अभी ज़ुहैर भाई ने जैसे एक बात कही ना कि दरख्त सोच नहीं रखता, लेकिन तुम देखो आज की साइंस से प्रूव करती कि आप दरख्त से बात करें, आप दरख्त को म्यूज़िक सुनाएं, उसकी नशो नुमा ही अलग होती है। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, वो फील करता है आपको जानदार। यही वजह थी कि वो सरकार अलैहिस्सलाम की निस्बत को इतना महसूस करता था कि जब उसने सुना कि ये तो मुझसे अलग हो रहा है, सरकार की ज़ात मुझसे अब अलग हो जाएगी, तो वो इतना ज़ारो ख़तार रोया कि पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर पता चला कि उस तने से आ रही है। तो दरख्त भी एक जानदार चीज़ है, लेकिन जब वो जड़ उसकी जा रही है, अभी अल्लाह ने उसे सिखा के भेजा कि तुम्हें ये पानी ढूंढना है, अब ढूंढ के फराम करना है, यही नस्लों में होता है। अच्छा, आपको बताओ, आपकी बात से मुझे एक और बड़ा प्यारा वाक़या आज, क्योंकि छेड़ दी है बात तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं। किसी ने कहा, एक जंगल को ख़बर दी गई कि क्या तुम्हें पता है कि एक ब्लेड तैयार कर लिया गया है, कुल्हाड़ा बनाया जा रहा है और जंगल को काटने की बात की जा रही है। जंगल कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा। तो फिर किसी ने आके बताया कि जी उसकी जो धार है उसको भी तेज़ कर लिया गया है और बिल्कुल उसको चमका कर तैयार कर दिया गया है। उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा। लेकिन फिर तीसरी खबर उसको दी जाती है कि अब उसके अंदर एक वो लकड़ी का हैंडल भी लगा दिया गया है और उसके बाद वो जंगल ज़ारो कतार रोने लगता है और कहता है क्योंकि अब हम में से कोई उसमें शामिल हो गया है इस तदबीर में, तो अब मेरा कट जाना इसको इज़ इनएविटेबल। तो अक्सर हम जब हालात की सितम ज़रीफ़ी पे बात कर रहे होते हैं, दुश्मनों की साजिश पे बात कर रहे होते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का आज जो हाल है या हमारे मुल्क में जो दीगर चैलेंजेस हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि जी बैरून मुल्क से इसके हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। कहीं ना कहीं हमें ख़ुद इंट्रोस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत है, अपने दामन में भी हमें नज़र डालनी चाहिए, अपने गिरेबान में भी हमें नज़र डालनी चाहिए